नॉलेज अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। आज लास्ट डे है 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर का और कल से फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से एक नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो रहा है। तो उसमें इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कंपनीज एक्ट, वो तीनों लेजिस्लेटिव्स के अंदर काफी चेंजेस है जो 1 अप्रैल 2021 से लागू है। तो आज का वीडियो का उद्देश्य है ये चेंजेस को, जो बड़े चेंजेस है उसको कवर करने का। तो माई कूडोस टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने टाइम निकाल के ये नए चेंजेस को समझने के लिए जो टाइम निकाला है। तो आपके लिए एक शायरी है, बिफोर वी गो टू द चेंजेस। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है। तो चेंजेस जो है उसको हम भूल नहीं पाएंगे, उसको करना ही है, निरंतर अपने को वो चेंजेस से आगे जाना है। तो पहले देखते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी रिलेटेड चेंजेस। सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस में फर्स्ट, ई इनवॉइसिंग कंपलसरी है अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। यहाँ पे जो वर्ड है लिखा है वो है एग्रीगेट टर्नओवर। तो अगर एग्रीगेट टर्नओवर आपका 50 करोड़ से ज्यादा है 2020-21 में, तो 1 अप्रैल 2021 से आपको ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। ई इनवॉइसिंग माने आपको इनवॉइस बनाना है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर और वो इनवॉइस को रिपोर्ट करना है अपने ऑनलाइन पोर्टल पे। और काफी टाइम अभी सॉफ्टवेयर से खुद उसको इंटीग्रेट कर लेती है। तो ई इनवॉइसिंग आपके लिए कंपलसरी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, द वर्ड एग्रीगेट टर्नओवर। Aggregate turnover is not only taxable supply, it includes nil rated, non-GST supply and also exempt supply. So everything is basically included here. तो वो सब गिन के आपको देखना है कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर को 50 करोड़ से ऊपर था कि नहीं 2021 में। अगर है तो अभी से आप अपने टीम को एक ट्रेन करके सॉफ्टवेयर वाले से बात करके 1 अप्रैल 2021 से ई इनवॉइसिंग करना। क्योंकि अगर आपने इनवॉइस इश्यू किया है और वो इनवॉइस नहीं है तो इसको बोलते हैं इनवैलिड इनवॉइस। इनवैलिड इनवॉइस का मतलब है आपने सही तरीके से लीगली इनवॉइस इश्यू किया नहीं है और आपका जो रिसिपिएंट है वो रिसिपिएंट को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो प्लीज एंश्योर कि अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है तो आपको इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। रूल्स में आप देखोगे इनवॉइसिंग में पहले 500 करोड़ था, फिर 100 करोड़ किया 1 जनवरी 2021 से और 1 अप्रैल 2021 से उन्हें टर्नओवर रिड्यूस करके किया है 50 करोड़। तो ये केस में आप प्लीज ध्यान में रखें और उसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चेंज है वो HSN कोड। HSN कोड जो है वो 1 अप्रैल 2021 से कंपलसरी है फॉर ऑल कंपनीज। इवन इफ हैविंग अ टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ तो आपको 4 डिजिट्स ऑफ HSN कोड होने चाहिए। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपके लिए 6 डिजिट है। ये टर्नओवर कौन सा, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो 2021 का टर्नओवर देखना है। 2021 का टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ से कम है तो आपके इनवॉइस के अंदर, B2B इनवॉइस के अंदर 4 डिजिट HSN कोड होना कंपलसरी है। पहले वो एग्जाम था फॉर अ स्मॉलर पीरियड, बट नाउ अभी टैक्स अभी कंपलसरी है। 4 डिजिट तो मिनिमम होना ही चाहिए इवन दो योर टर्नओवर इज लेस देन 5 करोड़ रुपीस। सो B2B के लिए कंपलसरी है, बट अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो B2C के लिए भी आपके इनवॉइस में डिजिट होने चाहिए HSN कोड 6 डिजिट फॉर मोर देन 5 करोड़ टर्नओवर एसएससीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आईटीसी लेने की कंडीशन। देखो जितने भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रिलेटेड अमेंडमेंट है जो फाइनेंस बिल में थे वो सब इफेक्टिव होंगे ओनली व्हेन जीएसटी काउंसिल टेक डिसीजन एंड देयर आफ्टर इट विल बी इफेक्टिव। तो फाइनेंस बिल 2021 के अंदर उन्होंने एक प्रपोज किया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक कंडीशन ऐड किया है। वो कंडीशन क्या ऐड किया है कि only when the supplier has filed GSTR 1 by declaring के इनवॉइस इतना अमाउंट है, मैंने ये अमाउंट का सेल किया है और it is reflected in 2A2B for recipient, only then I can claim input tax credit। काफी टाइम से ये इश्यू है, गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा इश्यू ये है कि फेक इनवॉइस के बेसिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि मैं आपको क्रेडिट कब दूंगा, मैं आपको क्रेडिट दूंगा ओनली व्हेन मुझे पैसा मिला है।
तो फेक इनवॉइस में क्या होता था कि गवर्नमेंट को पैसा मिला नहीं मिला बट क्रेडिट ले लिया, तो वो नहीं चाहिए। तो पहले एक सा रूल आया अक्टूबर 2019 के अंदर जहां पे बोला कि मोर देन 20% वेरिएशन नहीं होना चाहिए। फिर उसको चेंज करके उन्होंने किया मोर देन 10% वेरिएशन, फिर चेंज किया 5%। और ये जो रूल्स था उसमें काफी लेजिस्लेटिव इश्यूज थे, सब लोग बोल रहे थे रूल्स कैन नॉट ओवरराइड एक्ट, तो वो सबको निकाल दिया कि अब सिंपल चीज है कि एक ही चीज है, मैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कब दूंगा, जब सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया है, आउटवर्ड सप्लायर की इंफॉर्मेशन दी है और आपको वो दिख रहा है 2A 2B के अंदर, उसके बाद ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाओगे। तो अगर आपके सप्लायर्स में ऐसा है जो रेगुलरली फाइल नहीं कर रहे हैं रिटर्न्स या जो डिफॉल्ट है, तो उस केस में आपको अभी से वो देख के उनको इंटीमेट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी तो इतना आपका जो पैसा है वो ब्लॉक रहेगा। तो ये चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एजुकेट एंड ट्रेन योर सप्लायर्स, एजुकेट एंड ट्रेन योर अकाउंट टीम्स सो दैट वी कैन एंश्योर कंप्लायंस एंड द अननेसेसरी पैसा जो है वो अपना ब्लॉक नहीं रहे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो चेंजेस है इनकम टैक्स रिलेटेड। इनकम टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो 1 जुलाई 2021 से लागू पड़ने वाला है वो है टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स, सेक्शन 194Q। सेक्शन 194Q जो है उसमें लाइक 194 लाइक टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, हम सबको मालूम है कि लास्ट ईयर एक नया जो प्रावधान आया था वहां पे ऐसा बोला था कि सेल ऑफ गुड्स पे आपको टीसीएस करना पड़ेगा। उसमें जो कंडीशन थी, जो लिमिट्स थी, सेम कंडीशन लिमिट्स उन्होंने टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स डाल दिया है। वो था सेल ऑफ गुड्स के ऊपर, अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो और आपके ऊपर जिम्मेदारी थी कि आपको टीसीएस करना है। अगर आप परचेज गुड्स कर रहे हो, आप पेमेंट करना है, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच इज अर्लियर आपको टीडीएस करना पड़ेगा। पर उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट ये है कि फर्स्ट आपकी लायबिलिटी है टीडीएस की ओनली व्हेन योर टर्नओवर एक्सीड्स ₹10 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो 2021 में आपका टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 1 जुलाई 2021 से आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई परचेज जो आप कर रहे हो और वो परचेज फ्रॉम वन सप्लायर exceeds ₹50 lakhs, then on the excess amount आपको टीडीएस करना पड़ेगा 0.1% से। सो रिक्वायरमेंट क्या है कि पहले देखो कि आपका टर्नओवर 2021 में 10 करोड़ से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से सप्लायर ऐसा है जिसका जनरली आपका 50 लाख से बढ़ता है परचेज। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अगर वो इंडिकेशन हो जाए तो बेस्ट है, सो दैट अकाउंटेंट कैन नॉट मेक मिस्टेक। तो जो उस केस में 1 जुलाई 2021 के बाद अगर जब भी वो 50 लाख से लिमिट बढ़ती है फॉर वन पर्टिकुलर सप्लायर, तो उस केस में आपको टीडीएस करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि जहां पे दोनों एप्लीकेबल है, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स ये एप्लीकेबल है, टीसीएस भी एप्लीकेबल है, बिकॉज वो ट्रांजेक्शन में दोनों पार्टी का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और 50 लाख से ज्यादा हो रहा है। तो उस केस में एक्ट ने ऐसा क्लियरली बोला हुआ है कि जिम्मेदारी टीडीएस के ऊपर है, और अगर टीडीएस किया है तो टीसीएस की जिम्मेदारी नहीं है। तो टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स अगर उस पर हुआ है तो टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स आपको नहीं करना है। तो सेम ट्रांजेक्शन पे 2 बार टीडीएस का इश्यू नहीं आएगा। अगर टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स किया है तो जो सेलर पार्टी है उसको टीसीएस नहीं करना पड़ेगा, और अगर ये नॉन कम्प्लायंस हुआ तो इट विल बी टेकन एज अ डिसअलाउंस, और डिसअलाउंस टू द एक्सटेंट ऑफ 30% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन एज सेक्शन 40A सबसेक्शन 1A, राइट। तो ये जो टीडीएस की जिम्मेदारी है वो आपको करनी है, अमाउंट बड़ी है, और अगर नॉन कम्प्लायंस हुआ तो डिसअलाउंस में आपका टैक्स का आउटगो हो सकता है। तो उस तरीके से आप थोड़ा प्लानिंग कर लें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑन नो डिडक्शन इफ डिले in the deposits of employees contribution। काफी टाइम ऐसा हुआ था कि एम्प्लॉय का जो पैसा है वो एम्प्लॉय का पैसा फॉर प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, अदर सोशल सिक्योरिटी फंड्स वो एम्प्लॉयर ने अपने पास रखा, वो पैसे को यूज किया,
और उसके बाद उसने डिले कर दिया, डिफॉल्ट हो गया, तो कौन सफर करेगा? सफर करेगा एम्प्लॉई, क्योंकि ये जितना डिले करेगा एम्प्लॉयर, इतना इंटरेस्ट उसको कम मिलेगा। सो देयर इज अ इश्यू ऑन एम्प्लॉइज फंड। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको प्लग इन करने के लिए क्लियरली किया है कि अगर डिले है, एक दिन का भी डिले है, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। किसी और का पैसा, एम्प्लॉय का पैसा आप आपके पास रख नहीं सकते हो, आपको वो पैसा डायरेक्टली जमा करना है विद इन द टाइमलाइंस। दैट्स व्हाई लेट डिपॉजिट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्युएशन फंड एंड अदर सोशल सिक्योरिटी फंड्स, it will be disallowed to the extent of employee contribution to employer। तो ध्यान रखना, अभी उसमें डिले नहीं हो जाए, डिले होगा तो आपको टैक्स का एक बड़ा फटका पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स है, वो हम उसकी बात करेंगे इजीली के प्री फिल्ड आईटीआर फॉर्म्स। आईटीआर फॉर्म्स में जो इन्फॉर्मेशन आती है उसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन अभी प्री फिल करके आएगी। जैसे आपको इंटरेस्ट है फ्रॉम बैंक, तो वो दिखाएगा कि आपका ये बैंक में अकाउंट है, उसका इंटरेस्ट ये है। कैपिटल गेन है, लिस्टेड कंपनी का आपने शेयर्स सेल किए, उसका कैपिटल गेन ये है। डिविडेंड इनकम है तो ये अमाउंट है। देखो, आधार कार्ड जो है और पान कार्ड, वो दोनों लिंकिंग हुआ है। जैसे लास्ट जो पॉइंट उसमें लिखा है कि पेनल्टी फॉर नॉन लिंकिंग ऑफ आधार एंड पान। अगर आधार एंड पान आपका लिंक नहीं हुआ है तो पेनल्टी है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि फर्स्ट पान था, परमानेंट अकाउंट पर आपने हर जगह डाल दिया था, अब आधार लेके आए, आधार और पान को दोनों मिक्स कर दिया, तो जहां जहां आधार है, जहां जहां पान है, हर जगह हर एक चीज वो ट्रेस हो गई है। तो वो सब इंफॉर्मेशन आपके इनकम टैक्स रिटर्न में प्रीफिल होके आ जाएगी, राइट। टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, अगर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख रुपीज, तो वो टैक्सेबल होगा। एक लूपहोल ऐसा था जहां पे कोई लिमिट नहीं थी कि कितना अमाउंट तक तो वो एग्जाम्पशन है। तो काफी टाइम ऐसा होता है सैलरी एम्प्लॉइज यूज्ड टू डू मोर कंट्रीब्यूशन, मोर देन 2.5 लाख रुपीज, तो उसको बोला है कि अगर आपने ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है डायरेक्ट से ज्यादा, तो जितना ज्यादा आपने कंट्रीब्यूशन किया है उस पर जो इंटरेस्ट आया है वो इंटरेस्ट टैक्स फ्री नहीं होगा। उसको आपके इनकम टैक्स रिटर्न में आपको वो दिखाना पड़ेगा और आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। और जैसे लास्ट पॉइंट मैंने बात किया कि अगर आप आधार और पान को लिंक नहीं करोगे तो पेनल्टी है 10,000 रुपया, सेक्शन 230B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। लास्ट डे आज 31 मार्च 2021 का, 1 अप्रैल से नया साल है, तो अगर ये बाकी है तो इसको खत्म कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इज इंपॉर्टेंट, जहां पे ऐसा बोला है कि फ्रॉम 1 जुलाई 2021 अगर आपको टीडीएस और टीसीएस करना है तो उस केस में आपको हायर टीडीएस और टीसीएस रेट लेना है। कब हायर लेना है? जब जो नॉन फाइलर है, आपको जिसका टीडीएस टीसीएस करना है, वो आदमी ने उसका इनकम रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो अगर वो केस में उसने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको हायर टीडीएस टीसीएस करना पड़ेगा। तो कंडीशन, 3 कंडीशन की बात करेंगे ये करने के लिए। फर्स्ट कंडीशन, नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर। आप जिसका टीडीएस टीसीएस कर रहे हो उसने आईटीआर फाइल नहीं किया है एंड फॉर लास्ट 2 इयर्स, और जिसकी टाइम लिमिट खत्म हो गई है, तो टाइम लिमिट फॉर बोथ ऑफ 2 असेसमेंट ईयर्स रिलेवेंट टू 2 प्रीवियस ईयर्स, जो अगर खत्म हो गई है और उसने आईटीआर फाइल नहीं किया है, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ऐसा है कि टीडीएस और टीसीएस की जो अमाउंट है, total amount of TDS for that particular party is rupees 50,000 at least in last 2 years। तो छोटे छोटे जो एसेस है उसको हैरेस नहीं करना है, उनके लिए बड़ा अमाउंट नहीं है। जो TDS अमाउंट मिनिमम 50,000 रुपया लास्ट 2 साल में हुई है, ऐसा होना चाहिए। एंड थर्ड, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ रेजिडेंट। तो अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो गई है तो आपको ध्यान में रखना है, आपको डबल द रेट और द 5% whichever is higher, वो रेट लेके आपको टीडीएस टीसीएस करना है, राइट। तो ये कंडीशन एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 जुलाई 2021। क्वेश्चन ये आएगा कि हाउ कैन आई नो कि उसने फाइल किया है कि नहीं किया है, तो उसके लिए वेट कीजिए। गवर्नमेंट विल कम आउट विद अ यूटिलिटी जहां पे आप ऑनलाइन पान नंबर डालोगे या कोई इन्फॉर्मेशन डालोगे, उससे गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन कि ये पर्टिकुलर एसेसन है,
आईटीआर फाइल किया है कि नहीं किया है। तो वो एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैक्सिमम लोगों को इनकम टैक्स के नेट में लाना है। जितने लोग वो इनकम टैक्स के नेट में आएगा, इतना जो टैक्स बर्डन है वो एलोकेशन हो जाएगा। सो ये नया चीज है एंड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑन अ सीनियर सिटीजन जिसकी एज 75 ईयर्स से ऊपर है और उनको सेम बैंक अकाउंट में से इंटरेस्ट इनकम आती है एंड दूसरी कोई इनकम नहीं है अदर देन पेंशन इनकम। तो वो केस में बैंक के ऊपर जिम्मेदारी डाली है कि बैंक खुद टीडीएस करेगा। तो फिर उस केस में उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो कंडीशंस में क्या है कि एक ही बैंक है जिसमें उनका इंटरेस्ट इनकम आता है और वही बैंक में उनकी पेंशन इनकम के अलावा कोई दूसरी इनकम नहीं है और बैंक खुद टीडीएस करेगा तो आईटीआर फाइलिंग नहीं करना है। तो इतने चीजेस है, काफी और चीजेस है बट ऑब्जेक्टिव था तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो की चीजेस को कवर करने का। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपनीज एक्ट 2013 पे। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन जो है वो बेसिकली वाइड हुई है। स्मॉल कंपनी में पहले था 50 लाख रुपए का जो पेड अप कैपिटल था उसको बढ़ा के किया है 2 करोड़ और टर्नओवर जो का लिमिट था 2 करोड़ उसको बढ़ा के किया 20 करोड़। तो अगर आपका टर्नओवर एंड पेड अप कैपिटल दोनों अगर 2 करोड़ से अंदर है पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर 20 करोड़ से अंदर है तो आप स्मॉल कंपनी बनोगे। तो अराउंड 2 लाख कंपनीज को ये डेफिनेशन से फायदा मिलेगा। तो एडिशनल 2 लाख कंपनीज बनेगी स्मॉल कंपनी एज पर दिस डेफिनेशन। उसे क्या होगा, उससे काफी कंप्लायंसेस जो थे, बर्डन था वो कम हो जाएगा। लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोर्ड मीटिंग आपको सिर्फ 2 करनी पड़ेगी, ऑडिटर रोटेशन में एग्जम्पशंस है, लेसर पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस सर्टेन केसेस एंड आईएफसी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिपोर्टिंग में रिकमेंड नहीं है। उसके अलावा काफी जगह पे जो जहां बेनिफिट्स है स्मॉल कंपनी का वो सब बेनिफिट मिलेगा। 1% कंपनी ओपीसी को कंसेप्ट नया था। उसका ऑब्जेक्टिव था कि जो प्रोफेशनल्स है जिनका जो छोटे हैं उन लोगों को एक लिमिट लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए उसके लिए ओपीसी का कंसेप्ट किया था। बट बहुत ज्यादा वो हुआ नहीं क्योंकि उसमें एक लिमिट था ऐसा कि अगर आपका टर्नओवर अगर आपका टर्नओवर बेसिकली एक्सीड होता है 2 करोड़ से और पेड अप कैपिटल अगर 50 लाख से एक्सीड होती है तो उस केस में आपको कंपल्सरीली यू टू कन्वर्ट टू द कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो दैट वाज द थिंग कि 2 करोड़ का टर्नओवर अगर एवरेज इन लास्ट 3 इयर्स इज मीन मोर देन 2 करोड़ और पेड अप कैपिटल एक्सीड 50 लाख रुपीस, वहां पे आपको कंपल्सरी ओपीसी में निकल के प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में आना था। तो उससे क्या हो रहा था कि काफी लोग उसमें नहीं आ रहे थे। तो वो जो रिस्ट्रिक्शन था कंपल्सरी कन्वर्जन फ्रॉम ओपीसी टू दैट, वो उसको निकाल दिया है। तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड थिंग, एनआरआई जो है वो भी बेसिकली इनको ओपीसी को इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो ओवर द पीरियड ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्रोफेशनल्स है जिसको लायबिलिटी कम करनी है उसमें जाना है, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर है तो सोल प्रोप्राइटर है, प्रोफेशनल्स है उनको अगर लायबिलिटी लिमिट करनी है तो ये एक अच्छा एक प्रोविजन रहेगा जहां पे वो ओपीसी बना पाएंगे। मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ स्टार्टअप कंपनीज, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर का मर्जर था। उसमें ऐसा कंडीशन था कि 2 और मोर स्मॉल कंपनीज है या होल्डिंग कंपनी एंड होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी है, ऐसे कंडीशन है तभी उनको ये फास्ट ट्रैक का ऑप्शन अवेलेबल था। बट वो फास्ट ट्रैक के ऑप्शन में बेसिकली स्टार्टअप डाला नहीं था। अब उन्होंने क्या किया है कि स्टार्टअप को भी उसमें फास्ट ट्रैक में डाल दिया है। तो स्टार्टअप कंपनी 2 और मोर है या 1 स्टार्टअप कंपनी 1 और मोर स्मॉल कंपनी है, अगर उनका मर्जर होता है तो वो लोग भी ये फास्ट ट्रैक मर्जर में जा पाएंगे। स्टार्टअप जो है विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज पर डीआईपीपी। तो डीआईपीपी ने जो रिकॉग्नाइज किया है उस तरीके से बेसिकली का स्टार्टअप है जिसमें ऐसा लिखा है कि जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए एंड दिस स्टार्टअप विल बी ओनली अप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, तब तक वो स्टार्टअप है। तो उस केस में ये फास्ट ट्रैक मेजर का उनको बेनिफिट मिल जाएगा। सीएसआर रूल्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर काफी बदलाव हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने सीएसआर कंपल्सरी सीएसआर का एक रूल डाला था। वहां पे ऑप्शन था ये कि अगर आपने सीएसआर एक्सपेंडिचर नहीं किया है आप डिस्क्लोज कर दो। बट सीएसआर का एक्सपेंडिचर जो हुआ है वो एक्सपेंडिचर सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ,
रियल बेनिफिशियरी को वो पैसा मिला कि नहीं मिला है, वहां पे काफी क्वेश्चन थे, सवाल थे। तो उनको देखते हुए सीएसआर में रूल्स में काफी अमेंडमेंट्स हुए, जहां पे उन्होंने ऐसा बोला है कि सीएसआर स्पेंडिंग फर्स्ट कंपलसरी है। जो पहले ऑप्शनल था, वॉलंटरी था, उसको कंपलसरी कर दिया है। सेकंड, सीएसआर की डेफिनेशन चेंज किया है, एंड जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है जो पैसा खर्च करती है सीएसआर का, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट डाल दिया है। तो उस तरीके से काफी सीएसआर के ऊपर प्रोविजंस चेंज हुए हैं, एंड वन नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। अगर अमाउंट अनस्पेंड रहता है 2020-21 का, तो आपको शेड्यूल 7 जो है उसमें जो है फंड, उसको आपको बाय 30 सितंबर 2021 आपको फंड ट्रांसफर करना पड़ेगा। और अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है, तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर अनस्पेंड अमाउंट जो है वो आपको शेड्यूल बैंक में ट्रांसफर करना पड़ेगा बाय 30 अप्रैल 2021। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के रिलेटेड काफी चीजें हैं जिसको थोड़ा ध्यान से रखो। अगर आपको सीएसआर कंपलसरी है, तो सीएसआर किसको करना पड़ेगा? जिसका नेटवर्क 500 करोड़ है, या टर्नओवर 1000 करोड़ है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है, तो उसमें जो भी कंपनी कवर है उनको 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स का सीएसआर करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये करना है तो प्लीज ध्यान रखिए, ये सब रूल्स में काफी बदलाव हुए हैं, उसको कंप्लायंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें लास्ट में, तो सबसे इंपॉर्टेंट और जो रिसेंटली नोटिफिकेशन हुआ है वो 24 मार्च 2021 को 3 नोटिफिकेशन इशू किए, जहां पे फर्स्ट अकाउंट्स रिलेटेड चेंजेस है, सेकंड इज ऑडिटर्स का है, थर्ड इज शेड्यूल 3। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा चेंज है वो शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स है। तो शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स पे ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, जहां पे डिवीजन विन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए जितने भी चीजेस है उसका पूरा चितार मैंने बहुत कम टाइम के अंदर किया है, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। एंड अभी बात करते हैं, एक ऑडिट ट्रेल का अलग से वीडियो है जहां पे ऑडिट ट्रेल के लिए डिस्कशन किया है। बट स्मॉल चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें बताऊंगा, एक ये है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 अगर आप कोई अकाउंट्स आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बनाते हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल होना चाहिए, और वो ऑडिट ट्रेल शुड बी सच कि जिसको आप ब्लॉक नहीं करो, उसको आप डिसेबल ना करो, जहां पे पूरा चितार रहे कि आपने बेसिकली कब चेंज किया था, क्या चेंज किया था, पहले क्या था, अब क्या था, वो सब इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। तो उसके पर भी एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। तो ये सब जो चेंजेस है वो सब चेंजेस बेसिकली 1 अप्रैल 2021 और उसके बाद में है, और उसके अलावा काफी चेंजेस है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अपने को ये सब चेंजेस समझने पड़ेंगे, अपने को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, इंटरनल ट्रेनिंग करना पड़ेगा, प्लस अपने रिलेवेंट जो आदमी है उनको भी इससे बात करना पड़ेगा। सो विद दिस आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 onwards, and thank you so much all of you for your for watching this video. If you like this, please share to your friends, your news circle, and let us get connected with the objective of sharing knowledge. Thank you. Goodbye.